log k and 1 by t, graph between log k and 1 by t, where k is bracket में लिखेंगे k is rate constant, where bracket में लिखेंगे where k is rate constant and t is temperature in Kelvin. T is temperature in Kelvin. ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बेटा. If a graph between log k and 1 by t is a straight line, OX लिखेंगे. OX आप लिखो सिर्फ OX is 5 and Q is OX is 5 and Q is tan inverse 1 upon 2.303 is tan inverse 1 upon 2.303. Calculate the EA. Calculate EA. क्यों गिवन है आपको? करिए बेटा, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी केमिस्ट्री नहीं है. क्वेश्चन किसका है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. क्या क्या रखा आपको? ग्राफ दिया हुआ है log k और 1 by t का, आपको थीटा गिवन है और OX गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है EA बेटा. कैलोरी में कैलकुलेट करना है आपको, ये इसमें करना है कैलोरी में. कैलकुलेट EA इन कैलोरी. क्या है ये? इसमें सही है. माइनस नहीं है ये. तुमने स्लोप कैसे ले रखा है? स्लोप किधर से लेते हैं? ये वाला एंगल लेते हैं कि बाहर की तरफ से लेते हैं? गाड़ी तो नहीं आ रही है. फालतू में दिया था डराने के लिए. देखिए क्या था बेटा. हाँ देखिए राइट, हमें पता है क्या राघव, क्या बेटा, जो स्लोप है वो क्या है? -EA अपॉन 2.303 R. ये स्लोप है, अभी लिखा था हमने. क्लियर बेटा? ये स्लोप है किसका? log x और किसका? 1 by t का. ठीक है. और जो स्लोप होता है बेटा वो क्या होता है? tan थीटा. स्लोप क्या होता है? tan थीटा. अब आपको जो थीटा गिवन है वो गिवन है tan इनवर्स 1 अपॉन कितना? 2.303 गिवन है. सो दिस मींस tan थीटा किसके बराबर आ गया बेटा? 1 अपॉन 2.303. क्या है? 303. क्लियर? और एंगल जब आप लेते हो बेटा तो ये एंगल लेते हो, हमेशा स्लोप ये वाला लेते हो, तो ये नेगेटिव हो जाएगा इसके. तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू -EA अपॉन कितना है? 2.303 R. और ये कितना लिख दिया? -1 अपॉन कितना बेटा? 2.303. क्योंकि आपको एंगल किधर से लेना है? एक्स एक्सिस से आप इसको रोटेट करते हो स्लोप को. तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? -EA अपॉन कितना? 2.303 R. ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस
कैंसिल हो गया। तो EA की वैल्यू कितनी होगी बेटा R, और कैलोरी में मैंने बताया था R की वैल्यू कितनी है 2, तो EA कितना आंसर आ गया बेटा 2। अच्छी क्वेश्चन है बेटा, और ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ के क्वेश्चन, राइट? ठीक है, स्वाति क्लियर है, राघव क्लियर है बेटा, विभोर क्लियर है बेटा, विभोर आवाज आ रही है? Yes, क्या sir. था बेटा इसमें, तो विभोर क्या था बेटा, इक्वेशन हमने अभी लिखी थी, log k इज इक्वल टू क्या लिखा था बेटा, EA अपॉन 2.303 R, और 1 अपॉन कितना बेटा T प्लस कितना, सॉरी ये माइनस था, और प्लस log क्या था बेटा A था। तो विभोर ये इक्वेशन कैसे बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c दिख रही है कि नहीं दिख रहा है ना? तो ये जो वैल्यू है बेटा ये स्लोप है, और स्लोप क्या होता है बेटा tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। तो आपको थीटा गिवन था tan इनवर्स, तो tan इधर आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो tan थीटा क्या बन जाएगा बेटा 1/2.303, और वो हम इसके बराबर रख देंगे बेटा, तो यहाँ से ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, लिखेंगे ROR, लिखेंगे ROR रेट ऑफ रिएक्शन, ROR doubles if temperature changes from 300 to 310 Kelvin. ROR doubles when temperature changes from 300 to 310 Kelvin. The EA of such reaction will be, the EA activation energy for such reaction will be, the EA for such reaction will be, हाँ तो एग्जैक्ट पूछा हुआ है तो मैं लिख पाया था, बट तभी अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो कितना आएगा, तो कैसे करेंगे, इसका तो सीधे सीधे फॉर्मूला था बेटा, है ना? फॉर्मूला क्या था, रेट डबल बोल रहा है, तो रेट इज इक्वल टू आपके लिखो कंसंट्रेशन के इनटू कंसंट्रेशन की पावर n। अब कंसंट्रेशन तो सेम रहा, इसका ना रेट डबल कब हुआ होगा, जब k क्या हो चुका होगा डबल, हमने क्या बोला रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन दो ही तरीके से डबल हो सकता है, या तो कंसंट्रेशन चेंज करें या क्या चेंज करें, के चेंज करें, के तो क्या रहेगा, कंसंट्रेशन तो चेंज कर नहीं है, टेम्परेचर चेंज करें तो डेफिनेटली क्या चेंज हो रहा होगा के, इसका मतलब के डबल हो रहा होगा, तभी रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा होगा। इसका ना हमें के क्या लेना, एक तो के हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, क्लियर है? तो हमारे पास क्या एक ही फॉर्मूला था टेम्परेचर का के साथ बेटा, log k2 by k1 is equal to minus EA upon 2.33 R 1 upon T1 minus 1 upon T2 बेटा, माइनस नहीं आएगा, नहीं माइनस नहीं आएगा बेटा, क्लियर है? सारे के का कल मैंने बताया था, वो जितने भी के है बेटा उनका एक ही रिलेशन टेम्परेचर के साथ, और वो ये है अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होती तो यहाँ डेल्टा क्या आया था, ये रिवर्सिबल के लिए क्या आया था ये, सो क्या है अब बोला रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, इसका मतलब जो K2 हो गया वो 2 टाइम्स क्या हो गया K1 हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा बेटा, जो वैल्यू पुट करोगे तो log 2 आ गया, और ये आ गया EA अपॉन 2.303, R की वैल्यू 8.314 इनटू कितना बेटा 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 310, सॉल्व कर लेंगे कि ये आ जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो EA की वैल्यू आती है कितने से इतने के बीच बताया था हमने 52 55, तो इसकी वैल्यू आती है बेटा 53.6, सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी 53.6। क्लियर है बेटा? तो रेट डबल करने का मतलब क्या डबल हो रहा होगा, के डबल होगा, तो बस ये देखना था इस केस में हमें।
और कभी भी के और टेम्परेचर का क्वेश्चन पूछे बेटा कि एक टेम्परेचर पे के इतना है, दूसरे टेम्परेचर पे के क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन है हमारे पास, बस ये, चाहे वो के ए हो, चाहे के बी हो, चाहे के एस पी हो, के सी हो, के पी हो, कुछ भी हो। क्लियर है बेटा? ग्राफ बनाएंगे बेटा। तो मैं आज शीट दूंगा बेटा, उसको मंडे तक, मतलब कल तक कंप्लीट कर लेना बेटा, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम में भी आएगा बेटा कोलिजन थ्योरी। इसलिए मैं नया टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, सो दैट आप जो क्वेश्चन करें तो आपसे हो जाए इस चीज पे, ठीक है? राइट। तो आपको ग्राफ देखा है बेटा, ई और रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब टेम्परेचर के बीच में, क्लियर है? अब सबसे पहले पूछा व्हाट इज डेल्टा एच बेटा, -2, किस खाने में -2 क्यों बेटा? ये 12 नहीं है बेटा, ये तो 19 है ना, 7 नहीं। डेल्टा एच क्या था बेटा? डेल्टा एच क्या होता है? ईपी माइनस ई आर। ईपी पहले बताइए, ईपी कितना हुआ? ये टोटल ईपी हुआ यहां से यहां तक, तो 12 प्लस कितना हुआ ये, इसका गैप ही तो हुआ। अगर आप देखें 12 तो दोनों में ही ऐड करोगे, 12 इसमें, या मैंने आपको एक और तरीका बताया था, अगर रिवर्सिबल माने तो डेल्टा एच क्या था, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, तो ये क्या है? फॉरवर्ड, और ये क्या है? बैकवर्ड। तो उससे बेटर तो हम ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लगा दें, तो ये क्या होगा? ई ए क्या हो गया? फॉरवर्ड, माइनस ई ए क्या हो गया? बैकवर्ड। क्लियर है? तो दिस मींस इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 19 माइनस कितना? 9 कितना आएगा? 10। ठीक है, ऑल आर यूनिट किलो जूल पर मोल है ना। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है ट्रांजिशन एनर्जी बतानी है, सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी बतानी है। क्या बतानी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी? करने क्या था थ्रेशोल्ड एनर्जी? रिवाइज नहीं करते नोट्स, कितना हो जाएगा? 19 प्लस 12। चलिए चलिए इधर देखिए, साले इधर देखिए। हाँ, ट्रांजिशन स्टेट क्या था बेटा? ये पूरा क्या एनर्जी क्या थी? ट्रांजिशन स्टेट थी, है ना? ये क्या था? पूरा क्या था? ट्रांजिशन स्टेट था। सो दिस मींस ये एनर्जी कितनी है? 19, और ये कितनी है? 12 बेटा। तो कितना हो जाएगा? 19 प्लस कितना? 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 31 किलो जूल पर मोल बेटा। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एनर्जी क्या हुई? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बाद में देखो।
कौन बताएगा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? 19 हो जाएगा। कितना होगा? ये क्या था आपकी? ये वाली जो एनर्जी थी बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, ये वाली। तो ये कितनी एनर्जी है? 19। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? 19। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी पूछ रहा है तो कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी या बी की एनर्जी 22, ये 19 और ये गैप कितना था बेटा? 10। बिल्कुल सही है। तो 90 12 प्लस कितना बेटा? 10 22 हो गया। तो दिस मींस ये क्या हो गया? डेल्टा एच प्लस क्या था? रिएक्टेंट की एनर्जी। तो डेल्टा एच कितना था? 10 प्लस कितना बेटा? 12। तो कितना हो गया? 22 किलो जूल पर। ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने सारे तीनों क्वेश्चन आपके ग्राफ के कराए। ठीक है राइट? कि रीड कैसे करना है इसको, क्या डेल्टा एच है, क्या ट्रांजिशन एनर्जी, सॉरी क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। तो याद रखेंगे ये टोटल एनर्जी क्या है बेटा? थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड। ठीक है राइट? ये एनर्जी क्या थी? रिएक्टेंट की। ये जो गैप है ये क्या था? डेल्टा एच। और ये जो टोटल वैल्यू ये क्या है? एनर्जी ऑफ बी। और ये जो एनर्जी क्या है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। 19 को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी किसकी? फॉरवर्ड की। और 9 बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या? बैकवर्ड की। क्लियर है? करेक्ट बेटा? क्या लिखते हो बेटा? जैसे आपने ऐसे एक एक का तो गिवन ही है, 12 गिवन निकालने की जरूरत है। क्लियर है? करेक्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। विभोर क्लियर है बेटा? टाइम कैसे किया इसमें हमने? क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। हाँ क्या कह रहे हैं? नहीं मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो आपके क्वेश्चन होंगे नहीं। ठीक है तो लिखिए बेटा। ठीक है लिखिए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन has zero activation energy? Which of the following reaction has zero activation energy? Which of the following has zero activation energy? First option है CH4 plus Cl dot gives CH3 dot और HCl dot समझते हैं बेटा? रेडिकल क्या है? डॉट मतलब रेडिकल, फ्री रेडिकल जिसको आप कहते हैं। बी Cl2 gives 2Cl dot CH3 dot और CH3 dot gives C2H6 और डी ऑप्शन है बेटा CH3 dot और Cl2 ये CH3Cl और Cl dot। अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। ठीक है राइट? इसमें जरूर हमें कुछ सीखने को मिलेगा। थर्ड क्या रीजन दे सकते हैं बेटा थर्ड के लिए करने? तो बात सही है बेटा। राइट आंसर क्या है इसका? सी। द रीजन क्या देंगे बेटा? राइट अगर आप पहली रिएक्शन देखें, दूसरी देखें और फोर्थ देखें, हर एक में क्या आपको बॉन्ड तोड़ने की जरूरत पड़ेगी? यस। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी चाहिए होगी, यहाँ बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगा और यहाँ बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। पर अगर आपको याद है बेटा ये हेलोजिनेशन रिएक्शन होता था और लाइट के बेसिस पे रिएक्शन होती है HU।
जब हम हैलोजन को जोड़ते हैं तो किसके प्रेजेंस में होती है? लाइट के प्रेजेंस में। इसका मतलब क्या, लाइट कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा, और वो जो एनर्जी जब एक्टिव एनर्जी से ज्यादा होगा तभी रिएक्शन क्या वो मूव कर रही होगी, फॉरवर्ड मूव कर रही होगी। इसका मतलब यहाँ पे हमें बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना है, और यहाँ भी बॉन्ड तोड़ना है। तो ये तीनों बॉन्ड तोड़ने में हमें कुछ एनर्जी लगेगी। तो इसका मतलब इन तीनों रिएक्शन में हमें एक्टिव एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन ये हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल। फ्री रेडिकल्स आर हाईली अनस्टेबल, तो ये तो तुरंत ही अपने आप ही जाना चाहिए किसमें, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने में। इसका मतलब ये हाईली अनस्टेबल है, और ये क्या अनस्टेबल है और ये हाईली क्या स्टेबल है। तो यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, C2H6, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडिकल। तो राइट आंसर क्या है बेटा, सी। तो वहां पे लिख लेंगे बेटा, लिखेंगे, लिखो बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट बेटा, लिखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट because free radicals are highly unstable. Option C is correct because free radicals are highly unstable. So they bonded together. So they bonded together to lower its energy बेटा, मतलब स्टेबिलिटी के लिए। जब एनर्जी लूज हो जाएगी, जब बॉन्ड बनाएंगे to lower its energy, to lower its energy which increases their stability, to lower its energy and increases the stability. Clear है बेटा? To lower its energy to gain the stability. तो शुरू में क्या था, रेडिकल्स हाईली अनस्टेबल थे, तो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी। तो जब आपस में कंबाइन हो तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और क्या होगी, मॉलिक्यूल क्या हो गए, स्टेबल। क्या हो गया, स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। तो N2 प्लस, लिखो बेटा, N2 प्लस 3H2, N2 plus 3H2 gives 2NH3. N2 plus 3H2 gives 2NH3. यहाँ पे ऐसे लिखा है प्लस 22 किलो कैलोरी, प्लस 22 किलो कैलोरी। EA for the reaction is, EA for the reaction is 70 kilocalorie. Then calculate EA for, then calculate EA for इसका करना है। आपने कभी ग्राफ में ऐसा नाम सुना, एसिम्पटोट? व्हाट इज एसिम्पटोट? क्या होता है एसिम्पटोट? नहीं, किसी ने सुना? नहीं, सारे तो नहीं सुना एसिम्पटोट ग्राफ में। इन्फ्लेशन पॉइंट को सुना? क्या होता है? तो इन्फ्लेशन पॉइंट सुना, क्या होता है इन्फ्लेशन पॉइंट? जब मैक्सिमम मिनिमम मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू मतलब यहाँ पे शार्प एंड होता है, और एसिम्पटोट क्या वो राघव कहाँ क्या होता है एसिम्पटोट? जब ग्राफ क्या करता है, कोई ग्राफ आप बना रहे हो और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने लगे और इंफिनिटी को क्या करे, अप्रोच करे, तो उसको क्या कहते हैं, एसिम्पटोट। क्या कहते हैं, एसिम्पटोट। ठीक है, फाइन। तो क्या करेंगे बेटा इसका, बहुत आसान है बेटा। मुझे बताइए इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये क्या गिवन है आपको, 22 क्या गिवन है?
नहीं, हमेशा जब आप रिएक्शन लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखते हो, डेल्टा एच। हमेशा जो साइड में क्या गिवन होता है, डेल्टा एच, ये बताने के लिए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो ये 22 गिवन है बेटा, वो क्या गिवन है आपको, डेल्टा एच। तो आपको क्या गिवन था बेटा, डेल्टा एच गिवन। अब आप देखिए ये रिएक्शन की एक्वियस एनर्जी गिवन है और इसकी पूछी हुई है, तो देखिए ये इसका रिवर्स है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये फॉरवर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 70 और माइनस कितना, ये क्या बैकवर्ड। इसी का रिवर्सिबल कर दो तो यही तो हो गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया फॉरवर्ड, तो ये क्या हो गया बेटा बैकवर्ड। उसने बस ऐसे ना देके ऐसे दिया बस। क्लियर है बेटा, राइट। सो ये कितना गिवन है, डेल्टा एच कितना गिवन है हमें 22 और ये कितना गिवन है 70 माइनस ये कितना बेटा बैकवर्ड। कितना था 40। क्लियर है, राइट। अगर ऐसे ही गिवन है लेट्स सपोज, ठीक है राइट, देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख देता है बेटा प्लस 22 किलो कैलोरी ऐसे लिख देता, अब क्या आंसर आता, यही आता, नहीं ये नहीं आता। इसका मतलब क्या है, जब आप ऐसे रिएक्शन लिखते हो A gives B और यहाँ लिखते हो प्लस Q, दिस मीन्स व्हाट इज द रिएक्शन, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच का क्या साइन आएगा, नेगेटिव। आप मुझे बताइए व्हाट इज द नीड ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा की जरूरत क्यों पड़ी। आप छोटी क्लास में ऐसे पढ़ते थे A gives B plus Q, तो इसको क्या बोलते थे आप एक्सो, और A plus Q gives क्या B, इसको क्या बोलते थे एंडो। यही पढ़ते छोटी क्लास में, हम 10 तक तो हम यही सीखा है, 11th में हमने नया कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहाँ रिलीज हो रही तो प्रोडक्ट साइड है, तो क्या बोला हमने एक्सो, और यहाँ एनर्जी कंज्यूम हो रही रिएक्टेंट साइड लिखा हुआ है, तो क्या है एंडो। तो क्या ये मैंने सही लिखा है, क्या ये सही तरीका है, क्या ये सही तरीका है जो हमने छोटी क्लास में सीखा, क्या ये सही तरीका है ये बताने के लिए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक है, क्यों गलत है। नहीं गलत इसलिए बेटा, अगर आप ऐसे लिखते हो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, व्हाट इज दिस UT, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन। आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस को डिस्टेंस से ऐड कर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ UT एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ AT स्क्वायर, और ये क्या है, तो आप मीटर को मीटर से ऐड कर, मीटर इज इक्वल टू मीटर प्लस मीटर। अगर मैं आपसे ऐसे बोलता हूँ V इज इक्वल टू U प्लस AT, व्हाट इज द यूनिट ऑफ E, इसका वेलोसिटी को वेलोसिटी से आप ऐड करते हो, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है काइनेमेटिक्स इक्वेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप सेम क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बट डिफरेंट क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ मैं एनर्जी लिख दूं और यहाँ मोमेंटम लिख दूं, कैसे कर सकते हैं इसको ऐड, नहीं। वेलोसिटी को एक्सेल से ऐड कर सकते हैं, नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या रहा होगा मास, और ये क्या रहा होगा एनर्जी, क्या मास पे एनर्जी में ऐड कर सकते हैं, इसका ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका फिर बनाया गया, किसको बोला गया, डेल्टा एच, दैट इज व्हाई डेल्टा एच कम्स इनटू द पिक्चर। अगर हमारा इसी से काम चल रहा होता तो डेल्टा एच की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर लोग बोलते हैं क्या कि डेल्टा एच सर पर मोल हो जाता है और एनर्जी पर ग्राम हो जाता है, अरे तो उसको पर मोल तो हम बढ़ा ही सकते थे, उसमें कितनी बड़ी बात है, बट नई क्वांटिटी को डिस्कवर करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि ये सही नोटेशन नहीं है। सही नोटेशन क्या उन्होंने बोला 22 लिखना है, ये सही नहीं है, तो इसको ऐसे लिखा जाए, डेल्टा एच को क्या लिखा जाए माइनस 22 लिखा जाए। क्लियर है। सो दिस मींस क्या हुआ, अगर अब मैंने यहाँ प्लस 22 रिएक्शन के साथ में लिखा हुआ है तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 22, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी
और अब ये v की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा ना शायद, इधर उधर प्लस हो जाएगा 92। तो प्लीज लिख लेंगे बेटा इसको। हाँ ऐसे करके लिखिएगा, और उसको या तो आप जो आपने लिखा है ना उसको वहाँ पे डेल्टा एच लगा दी, सो दैट कंफ्यूजन हो जाए। मैंने प्लस यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, नहीं आप वहीं पे जहाँ पे आपने पहले क्वेश्चन लिखी थी ना वहाँ 22 लिखा, उसके आगे डेल्टा एच लगा दीजिए, सो दैट कंफ्यूजन दूर हो जाए। पहले वाले में जो पहला वाला था -22, ठीक है, क्लियर राइट। आप इसको ऐसे लिखिएगा बेटा और फिर आंसर बताइए, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है बेटा। ये जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है राइट, ये वाला जवाब आने वाला है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस, क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। इन अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है ना, ये भी हमें कुछ नई चीज बताएगा क्योंकि आईआईटी हमेशा ही कुछ नया डालता है, ठीक है राइट। इन अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन स्टेरिक फैक्टर, अब जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था स्टेरिक फैक्टर वो आने वाला है, ठीक है राइट, मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, ठीक है। For in a biomolecular reaction, steric factor P was experimentally determined as 4.5। क्या हुआ, किसी भी रिएक्शन का, बायोमोलिकुलर रिएक्शन का स्टेरिक फैक्टर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया और उसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, 4.5। द करेक्ट ऑप्शन among the following is or are, the correct option among the following is or are। हमें क्या स्टेरिक फैक्टर, अजी बेटा बोलिए। इन अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन द स्टेरिक फैक्टर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टू बी 4.5। द करेक्ट ऑप्शन among the following is or are। फर्स्ट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है राइट। लिखेंगे एक्सपेरिमेंट, लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल, लिखेंगे फर्स्ट ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू, EXP डॉट कर दीजिए, बार बार एक्सपेरिमेंट वर्ड आएगा यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर is higher than that of predicted by Arrhenius equation। मैं रिपीट कर रहा हूँ, the experimental determined value of frequency factor is higher than that predicted by Arrhenius equation। सेकेंड है बेटा ऑप्शन, तो पीछे से लिख रहे, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय आर्हेनियस इक्वेशन, इस बार लोअर हाइयर है ना, हाइयर। द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय आर्हेनियस इक्वेशन, इस बार आर्हेनियस इक्वेशन बोल रहा है, इज हाइयर देन द वैल्यू ऑफ frequency factor predicted by Arrhenius equation is higher than experimental value। इस बार उल्टा दिया हुआ है, then experimental value। C ऑप्शन है बेटा, the activation energy of the reaction is unaffected by the activation energy of the reaction is unaffected by the activation energy of the reaction is unaffected by the value of steric factor, unaffected by value of steric factor। D option is, since P is equal to 4.5, the reaction will not proceed
since the reaction is, so since क्या लिखा था, P is 4.5, the reaction will not proceed unless an effective catalyst is used. Unless an effective catalyst is used. Unless an effective catalyst is used. मतलब हमें यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। तो क्वेश्चन कुछ अटपटा सा है ना, ठीक है, राइट। तो जो इजी ऑप्शन है जो आप इसमें से कर सकते थे वो कौन सा होगा? लास्ट वाला नहीं, क्योंकि कैटलिस्ट आपने पढ़ा नहीं है, तो लास्ट बारे प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला है आपको कि एक्टिवेशन एनर्जी स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो दिस इज सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी हमारे बारे में एडवांस मैथ्स बिल्कुल आएंगे बेटा, ठीक है, राइट। तो सी इज द करेक्ट आंसर है, बट एक और आंसर करेक्ट है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस था, मैं पहले ही बोला था। एक आंसर तो सी तो करेक्ट है, दूसरा क्या आंसर हो सकता है बेटा? व्हाट इज आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर? क्या था? एक मैंने बोला था आर्हीनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या एक और चीज बोला था मैंने प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है, राइट। तो अगर हम k लिखते हैं बेटा, तो k इज इक्वल टू क्या होता है? a टू द पावर माइनस e अपॉन कितना? RT, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जब p कभी भी गिवन होगा तो p जरूर लगाएंगे a के आगे, याद आया? p है ना, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बेटा a। अगर आप देखो a को मैंने क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आर्हीनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो a इज क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो अगर मैंने ये कहा था अगर कभी भी p गिवन होगा बेटा, वैसे क्या लिखा था हमने? zp इंटू कितना बेटा? f, है ना। तो मैंने बोला था कि इन तीनों की जगह क्या आएगा? एक ही चीज आ सकती है, राइट। लेकिन जब कभी भी p गिवन होगा, ठीक है ना, राइट, तो क्या होगा? इसके f तो ये था और z और p की जगह पे ये था। z क्या था? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और p क्या था? स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। अब z इंटू p, अगर p गिवन है तो हम सीधे a को क्या लिखते थे? z इंटू p। और मैंने बोला था अगर z कभी भी p कभी भी गिवन होगा तो p a के आगे आएगा, और हम लिखेंगे e टू द पावर माइनस e अपॉन कितना बेटा? RT। क्लियर है बेटा? ठीक है, राइट। और ये जो p है, ये वाली वैल्यू क्या होगी? एक्सपेरिमेंटल, और ये वाली वैल्यू कौन सी हुई? कैलकुलेटेड, जो आर्हीनियस से कैलकुलेट किया हो। अब क्या आंसर आप बता सकते हो? a किसका ज्यादा होगा? कौन सा आंसर आएगा? क्या आएगा? ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने भी बोला था आपने, ठीक है मैंने टिक मार के क्लियर है बेटा? सो आप देख सकते हैं बेटा, ये क्या हो गया? इसको जगह में a डैश लिख सकता हूँ, हमने इसकी जगह में a डैश लिख सकता हूँ, और ये क्या है? a। तो a डैश क्या है? ग्रेटर देन क्या है? a से, क्योंकि p की वैल्यू 4.5 है, ग्रेटर देन 1 है। दिस मींस a डैश इज इक्वल टू क्या? ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? a। दिस मींस क्या होगा? जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है किसकी? फ्रीक्वेंसी फैक्टर की, वो क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? प्रेडिक्टेड से या कैलकुलेटेड से। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है, करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या बेटा? ए और सी, राइट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है, और ये आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन की आने की। इसकी प्रोबेबिलिटी तो एक ही बार थी, बट इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी काफी बार है, आ सकता है, जो होता है ना रिपीट नेम्स पे आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है, बट यूजली वो रिपीट नहीं होगा। वो इसकी जगह 4.5 की जगह या इससे क्या करते हैं? अगली बार कम करते फ्रीक्वेंसी पे, ऐसा होता है। तब बी ऑप्शन सी हो जाएगा। और मेंस वाले मेंस वाला तो रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। कहां से लाते हैं क्वेश्चन? वो पूरे साल भर में क्या है, वो साल भर में दो लोग, एक 4 आदमी को बोल दिया कि तुम चाहे एक क्वेश्चन बनाओ, क्या मुझे बोलते साल भर में तुम्हें 2 ही क्वेश्चन बनाने, तो मैं तो ढूंढूंगा ना,
और बहुत सारी बुक्स हैं बेटा, ये सब फॉरेन राइटर्स की बुक्स मिल जाती है। केमिस्ट्री की बुक्स को फाइंड करना मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में मिलती हैं। बट जब मेरे टाइम पे जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते थे, फिजिक्स की बात करूँ पर्टिकुलरली, ठीक है ना, वो आते थे कि डायरेक्ट एज सच क्वेश्चन, बिल्कुल वैसी का वैसी, बिल्कुल चिपका हुआ क्वेश्चन, है ना, ठीक है। मे बी और मैथ्स की बात करूँ तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी किताबें थी जो डायरेक्ट उससे आते थे, जैसे आजकल अब बच्चे करते नहीं है ना, इरुडो आती थी, क्या आती है अभी भी, इससे जैसे कोई किताब नहीं है। इतनी इतनी सी किताब है, सिर्फ इतनी सी, 2000 क्वेश्चन है, 2200 क्वेश्चन, लेकिन हर क्वेश्चन मास्टरपीस है, हर क्वेश्चन मास्टरपीस। उसमें आप है डायरेक्ट 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 वो भी तब कितने बजे हम 2200 क्वेश्चन हो जाएंगे कुछ फंक्शन अब तो इसके सॉल्यूशन अवेलेबल है, हमारे टाइम पे सॉल्यूशन नहीं होते थे, अब जल्दी कोई कर नहीं पाता था ना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लोग ने फिर ये क्या करा, एस सी वर्मा करानी शुरू करी। उससे पहले क्या थे, सिर्फ ये कराई जाती थी। इसके साथ एक और आती थी किताब प्रोटो, और फिर एक और आती थी पोटापो, ये एंशिएंट नेम्स ये सारे रशियंस, ठीक है ना, राइट। डायरेक्ट अगर किताब देखनी है ना, तो अभी इतनी बहुत छोटी छोटी है, एक छोटी छोटी डायरी से भी छोटी है, बहुत पतली पतली किताब, लेकिन बहुत ही अच्छी किताब है, सारी सिर्फ न्यूमेरिकल, प्योर न्यूमेरिकल, विदाउट कोई सॉल्यूशन। 88 रुपीस की है। हाँ चलो, ठीक है, ठीक है। और वो एक आती है जो अभी एक आती है, रेसनिक हेलीडे करके आती है, रेसिपी खरीदने की होती है नहीं हेलीडे, मतलब हाँ, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो यूजली किताब पढ़ा करते थे, या ये लोग कराई करते थे, ये तो बहुत बड़ी राइट। ऐसे मैथ्स में आती थी हॉल एंड नाइट करके, अलजेब्रा की, बहुत ही बढ़िया बुक है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, हॉल एंड नाइट। लेकिन अभी क्या है ना, अब सब क्या है, अब सब इंडियन राइटर ने कॉपी कर दी, सब सिंगर ने सब कॉपी कर दी, या बंसल ने सब कॉपी कर दिया। ये ग्राफ की किताब आती बंसल की, उसके लड़के की बंसल, वो शायद यहाँ पढ़ी भी होगी, अरे आप देखिए सेम टू सेम बिल्कुल कॉपी कर दी, मतलब एक्चुअली आई एम रॉन, इन सबको, बर्मन को, इन सबको कॉपी करके इन्होंने बना दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, कट कॉपी कट कॉपी। इस इरडो में इतनी अच्छी वो है ना ऑप्टिक्स, मजा आ जाएगा आपको करके क्वेश्चन, ये लेंस इधर से काटते, ये लेंस इधर काटते, इधर लगा दे उधर लगा दे, बताएगा क्या पूछो ये क्या है, बहुत ही बढ़िया बना दिया। अगर आपको रियल में मतलब एक्चुअली पढ़ना है, मतलब सीखना है कि हाँ फिजिक्स क्या होती है, ऐसे केमिस्ट्री में है, बट केमिस्ट्री की क्या है ना, इजीली अवेलेबल नहीं, ये तो बहुत सस्ती किताबें हैं, इजीली अवेलेबल, क्योंकि रशियन से हैं सारे, ठीक है ना, राइट। बट जो वो है ना, जो ये जो केमिस्ट्री की है, वो सारे अमेरिकन से ज्यादातर, तो वो यूजली मिलती नहीं है, राइट। अमेरिका से कॉल करते हैं बुक का नाम बताओ आप बस मिल जाएगी बुक आपको। चलिए बताऊंगा मैं, फिर मेरे लिए मंगा देना है। चलिए ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे लिखेंगे द रेट कांस्टेंट, और ऐसा नहीं कि अभी नहीं आते, अभी भी आते हैं, बट उन्होंने क्या कर रखा, उसको अब एमसीक्यू बना दिया या कुछ ऐसे कर दिया, हमारे में तो सेम ऐसा। इसका जो पहले ही क्वेश्चन है ना, वो ही बहुत सुंदर है एल्डो का, मुझे अभी भी याद है वो, मे बी आप काइनेमेटिक्स में पहला चैप्टर ही काइनेमेटिक्स का है, ऐसे करके शायद अपना कि ये पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये बोट ऐसे जा रही है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, तो कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे जाके कहाँ पे मीट करेगी, कि अगर इसकी वेलोसिटी इतनी होती है और इसकी वेलोसिटी इतनी है, कुछ ऐसा है क्वेश्चन, तो ये है ना, ये डिस्टेंस एक्स या ऐसे कुछ सोचता हूँ, और एक दो चीज ऐसी बीच में मेरे को याद नहीं है, हाँ ऐसे कुछ क्वेश्चन अच्छी अच्छी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप कभी देखें, कभी मौका लगे ना, बहुत सस्ती ऐसी किताबें, 100-150 रुपए की ऐसे, हाँ 88 रुपीस की है। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो जो कुरतोब है ना, वो तो और भी बहुत ही छोटी है, वो तो इतनी सी किताब है बस, सिर्फ एक ऐसे ऐसे बस इतना किताब तो है। आईआईटी लिखा है 30 में सारा पे पूरा होगा तुरंत देखेंगे। लिखेंगे द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, लिखेंगे क्वेश्चन का, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन is 2 into 10 to the power -3। तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन आया किसी बंदे ने, कोई बिहार का कोई था, आईएएस बन गया था शायद वो, आईआईटीएन था या क्या था, उसने पहली बार सॉल्यूशन लेते ही लोग, तो बवाल मच गया कि अरे लोग के सॉल्यूशन आ गया, इसको क्या पता ठीक है नहीं है। तो वही तो है, बट ये तो है, बट ये एनी हाउ आइडिया तो लगेगा यार एक्चुअल में, बना स्टूडेंट को अगर उससे आइडिया, जो एक ऑलरेडी आईएएस है और जो ऑलरेडी आईआईटी से पास आउट है,
उसने तो कुछ तो सही किया ही होगा ना, तो मैंने सही उसने तब तो उतने सॉल्यूशन दिए। ठीक है, तो देखिए बेटा, सर मान लो सॉरी क्वेश्चन था, उसके सॉल्यूशन किसी में बताओ, आप आंसर दे दो। वो तो है ही है, बट ये कि कुछ भी ज्यादा दिन चलेगा नहीं ना, कुछ भी कोई ना कोई तो मैं माना मैं देख के बताऊंगा, बोलूंगा बकवास को देखना मत, तो आप देखना बंद कर दो, है ना। बट मैं बोलूंगा नहीं यार सही है, उसको ले लेना, ये सही है। क्या आप आगे निकाल रहे तो देखेंगे द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 2 into 10 to the power minus 3 2 into 10 minus 3 at 350 Kelvin, at 350 Kelvin, and at this temperature, अच्छा क्वेश्चन बताए, 10 to the power minus 8%, minus 3 at 350 Kelvin, and at same temperature 10 to the power minus 8% of reactant molecules, and at same temperature 10 to the power minus 8% of reactant molecule able to cross the energy barrier, able to cross the energy barrier. What able to cross the energy barrier? What maximum value of rate constant? What is the maximum value of rate constant? And also calculate the activation energy. What is the maximum value of rate constant? And also calculate the activation energy. Rate constant and also calculate the activation energy. तो कोई बता सकते हैं इसमें पूछा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है पूछा क्या नहीं, उससे पहले कुछ और पूछिए, ये तो गिवन है। If the rate constant of the reaction maximum value पूछा हुआ है किसका, रेट कांस्टेंट का, और मैंने आपको लिखवाया था परसों की क्लास में कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट किसके बराबर है, ए के बराबर। तो दिस मींस आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए कैलकुलेट करना है। तो k इज इक्वल टू क्या था बेटा, ई ए माइनस ई अपॉन कितना आर टी। तो ये क्या जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी बेटा k की, वो किसके बराबर आती है, a के बराबर आती है। दिस मींस ही आस्किंग यू टू कैलकुलेट a। तो ये बता सकता है कैसे आंसर आएगा a का। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है राइट। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको बार बार लिखवाया था और मैंने बार बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बोला था कि जो k बाय a होता है वो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, और ये क्या था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव क्रॉस द एनर्जी बैरियर। सो दिस मींस हमें सिर्फ क्या निकालना है, k बाय a, और ये आपको गिवन है कितने परसेंट एनर्जी बैरियर क्रॉस कर चुके थे, 10। तो वैल्यू कितनी होगी, 10 टू द पावर माइनस 10, क्योंकि परसेंटेज कितना गिवन था, 10 टू द पावर माइनस 8। तो k बाय a की वैल्यू कितनी होगी, 10 टू द पावर माइनस 10। सो k गिवन है, a की वैल्यू क्या आ गई, ये कितना है, 2 into 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, अपॉन a 10 टू द पावर माइनस 10। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ये हम लिखा है FOM फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आया कैसे किया, के मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी उसने ए की बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन है, ठीक है राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू ए की के की पूछी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू के की क्या होती है बेटा, ए। सो क्या हुआ, मैंने लिख दिया के बाय ए इज इक्वल टू ये लिख दिया, और यही होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिन्होंने एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लिया, और वो आपको गिवन था 10 टू द पावर माइनस 8%। तो वैल्यू कितनी होगी, 10 टू द पावर माइनस 10। तो k बाय 10 टू द पावर माइनस 10 k गिवन था बेटा, a आ गया। और अगर a आ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी भी आ गई, क्योंकि आपको क्या गिवन है, r पता है, t पता है, ये निकालेंगे बेटा। क्लियर है, क्लियर राघव, नोट कर लेंगे। ओके आपको पता है बेटा 2 into 10 टू द पावर माइनस 3, ये हो गया 2 into 10 टू द पावर 7
या इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R 8.314 इंटू कितना बेटा T कितना 350। क्लियर है बेटा? नहीं बेटा, एक और क्वेश्चन लिखना प्लीज। ये क्वेश्चन जरूर रिवाइज करने बेटा है, नहीं जरूरत नहीं निकालें, हाँ रिवाइज करने जरूर है बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है राइट, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मतलब जो हाँ लॉग लेना पड़ेगा बेटा इस पर। क्लियर? लिखेंगे द रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, द रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। ग्राफ हमने कुछ ऐसे बनाया था अगर आपको याद है, ये रेट कांस्टेंट वर्सेस किसका था? टेम्परेचर का। वही तो ये एसिम्प्टोट है, ये जब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है कांस्टेंट और ग्राफ, तो जिस टेम्परेचर पे अप्रोच कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेशन पॉइंट। क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन पॉइंट यूजली। और ये क्या है? एसिम्प्टोट है जो वो कांस्टेंट हो जाता है ग्राफ। तो देखेंगे बेटा, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी कुछ नहीं बेटा, ग्राफ ही बनाया है। द रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ लुक्स लाइक if the activation energy of the reaction is 100 kilojoule per mole, is 100 kilojoule per mole, what is the maximum temperature for this graph ये मुझसे यशवंत ने पूछा था लास्ट में। ठीक है राइट, what is the maximum temperature for this temperature tends to be, sorry, what is the maximum temperature for this graph tends to be valid, tends to be valid। मतलब आपको ये बताना है कि किस टेम्परेचर पे ग्राफ क्या होगा? इन्फिनिटी का कांस्टेंट हो चुका होगा। क्या चुका? कांस्टेंट। तो लिख लेंगे एक दो पॉइंट यहाँ पे बेटा, मैं लिखवा देता हूँ, होगा नहीं आपसे तो डबल डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे, और डबल डिफरेंशिएशन को क्या पुट करते हैं? 0। तब हमारा क्या आता है उसमें? तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे, लिखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर, लिखेंगे बेटा मैक्सिमम टेम्परेचर मीन्स when graph tends to inflection point, क्या था? inflection point, when graph tends to inflection point, देखेंगे फुल स्टॉप लिखेंगे INFL EC INFL ECTION TION inflection point। देखेंगे फुल स्टॉप। inflection point means inflection point means a point when exponentially inflection point means a point when exponentially increasing curve reaches asymptote reaches asymptote reaches asymptote ASYMTODE exponentially increasing curve reaches asymptote। ब्रैकेट में आप लिखना लिख सकते हैं asymptote means line, लिखेंगे लिखना लिखते हैं line tending towards infinity, line tending towards infinity। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा at inflection point
डबल जो डिफरेंशिएशन होगा डी के स्क्वायर बाय डी स्क्वायर बाय वाई बाय अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको 0। तो एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट डबल डिफरेंशिएशन को क्या पुट कर रहे हैं बेटा 0 पुट कर देना है। तो जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये याद रखने सब याद रखने की जरूरत नहीं, आप जो सॉल्व करोगे तो जो टी आएगा वो ए अपॉन कितना आएगा बेटा, कितना आएगा ए अपॉन 2 आ रहा है। तो जब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे आर्नियस इक्वेशन को तो आपको टी क्या मिलेगा ए अपॉन 2r। अब ए की वैल्यू गिवन है बेटा, आर की वैल्यू गिवन है तो हमें क्या मिल जाएगा टेम्परेचर मिल जाएगा। तो जब टेम्परेचर कितना लिख रहे हैं ए कितना गिवन था बेटा 100 किलो जूल पर मोल, कितना गिवन था 100 किलो जूल पर मोल। तो 100 इंटू 1000 लिख रहा हूँ क्योंकि आर की वैल्यू किसमें होती है बेटा जूल में, ये 2 इसको लिख दिया 25 बाय क्या लिख दिया बेटा 3 जूल में कन्वर्ट करेंगे, आर की वैल्यू जूल में है बेटा। तो ये किसमें था किलो जूल में था तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ये किसमें था किलो जूल और आर किसमें होता है जूल में। तो इसको किसमें कन्वर्ट करोगे पहले जूल में, अब ये फिर से ये जूल में ही रहेगा बेटा। तो सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू कितनी की कितनी आएगी बेटा कट जाएगा ना, ये 25 ये कितना हो गया 4 और 4 से कितना हो गया 2 6000 है ना, कितना आएगा 6000 केल्विन। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, हाँ ये क्या था जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे आर्नियस इक्वेशन को तो t इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी क्या आएगी। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा ग्राफ क्या करेगा इन्फिनिटी को एसिम्प्टोट को अप्रोच करेगा इस t पे, क्लियर है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी ए अपॉन 2r, बस यही याद रखना बाकी कुछ याद रखें ना रखें। ये t इज इक्वल टू क्या है e है, मतलब वो टेम्परेचर जब भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो t इज इक्वल टू कितना होगा e गिवन था बेटा e 100 किलो जूल, तो जूल में कन्वर्ट करो तो 100 इंटू 1000 अपॉन 2 इंटू आर, आर को मैंने लिख दिया 25 बाई 3 तो 3 को कहाँ ले गया न्यूमरेटर में, सॉल्व किया तो कितना गया बेटा 6000 केल्विन। ठीक है, आगे के ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन है बट इसके दो पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट। तो लिखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कभी ना कभी आपको जरूर ये क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, हाँ कभी टेस्ट में तो कोई भी आप इसी का भी एग्जाम दे रहोगे। टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर इनिशियली हैविंग two first order reaction are initially having equal rate, two first order reaction are initially having equal rate at particular temperature, if temperature of both reaction is increased by same amount, if temperature of both reaction is increased by same amount, if activation energy of both reaction EA1 and EA2 और आपको गिवन है ऐसे कंडीशन गिवन है EA1 greater than EA2, ठीक है। If the activation energy of both reaction EA1 and EA2 condition is given, calculate the rate of which reaction will increase by greater amount. Calculate the rate of which reaction is increased by greater amount. लेकिन यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे और करके लिखें, लिखेंगे यहाँ पे सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, लिखेंगे सेम क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है दूसरे तरीके से लिखेंगे, और सेम क्वेश्चन कैन बी आल्सो आस्क्ड और greater, calculate rate of which reaction will increase by greater amount, किसका greater amount में होगा फर्स्ट का कि सेकंड का। सेम क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं बेटा, E of two रिएक्शन लिखेंगे, इसी को मैं दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ, E of two रिएक्शन is EA1
एंड EA2, ठीक है, ब्रैकेट में यही गिवन है आपको, EA1 ग्रेटर देन EA2, ठीक है। इफ टेम्परेचर ऑफ बोथ रिएक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम, if temperature of both reaction is increased from T1 to T2, मतलब दोनों रिएक्शन का सेम टेम्परेचर राइज किया है T1 से T2, then predict which option is correct, then predict which option is correct, clear बेटा, which option is correct। पहला ऑप्शन है बेटा K1 dash upon K1 is equal to K2 dash upon K2, डैश समझे, मतलब ये क्या है, K1 पहले P1 पे है और K1 डैश किस पे, ठीक है, अगला टेम्परेचर पे सेम। फिर बी ऑप्शन है आपके पास K2 डैश और K1 डैश अपॉन K1 इज ग्रेटर देन K2 डैश अपॉन K2। सी ऑप्शन इसका उल्टा कर दिया बेटा, K1 डैश अपॉन K1 इज K2 डैश अपॉन क्या कर दिया था, K2। डी कुछ भी लिख दो, 9 या 2 टाइम्स बना दो जब आज कॉपी कुछ क्या करती है वो ही है, चलो इसी में करें। तो क्या लगता है बेटा, हाँ क्वेश्चन क्या है, ठीक है, राइट, ये सिर्फ मैथमेटिकल है। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो रिएक्शन है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, दो रिएक्शन है, एक का एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है और एक का EA2। प्लीज ध्यान से देखिए बेटा, हाँ पहले का कितना EA1, दूसरे का कितना EA2, दोनों का आपने टेम्परेचर सेम राइज किया। लेट्स सपोज क्या था, एक रिएक्शन 1 है और एक रिएक्शन 2 है, इसका EA1 और इसका कितना है EA2, ठीक है, राइट। और टेम्परेचर जो आपने राइज किया, इसका भी T1 से कहां तक किया, T2 तक, और इसका भी T1 से कहां किया, T2। अब पूछ रहा है कि रेट किसका ज्यादा हो, फर्स्ट रिएक्शन का कि सेकंड रिएक्शन का, और कंडीशन गिवन थी EA1 ग्रेटर देन क्या है बेटा, EA2 ग्रेटर, ऐसे गिवन था। तो क्या लगता है आपको किस रिएक्शन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने का, या दोनों का सेम होगा, सेम रहेगा। देखिए क्या है बेटा, हाँ देखिए मैं ग्राफ से समझा रहा हूँ इसको, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। ये एनर्जी था बेटा और इधर था रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल था, इधर था एनर्जी बेटा। तो हमने ग्राफ को कैसे बनाया, लेट्स सपोज क्या है, एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, ये EA1 था जो कि बड़ा था, और ये कितना था, EA कितना था 2। अब आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो बढ़ाने में मैंने बताया था ग्राफ क्या जाएगा, थोड़ा सा नीचे और आगे की तरफ हो जाए, तो ग्राफ क्या होगा, थोड़ा नीचे आया, और क्या हुआ, ग्राफ थोड़ा आगे चला। अब आप यहाँ से ग्राफ से ही देख के बताओ कि किसके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिन्होंने एनर्जी पहले क्रॉस किया उसके ज्यादा होंगे, पहले वाले के, इसके कि इसके, किसके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे जिन्होंने एनर्जी पहले क्रॉस कर, EA1 के। क्यों, क्योंकि EA1 का आप एरिया देख रहे हो कितना इंक्रीज कर गया, तो इतने मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा ऐड हो गए जो अब रिएक्शन में पार्ट लेंगे। लेकिन यहाँ पे कितना था, पहले कितना था, ये था, और अभी भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क पड़ेगा। तो कहने का ये मतलब बेटा कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो उस पर ज्यादा फर्क दिखेगा, ना कि किस पे दिखेगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम। ठीक है, राइट, क्लियर है, करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा ऐड हो रही है, मतलब एरिया ज्यादा आपको मिलेगा। तो आप सोचिए ना
किसको फायदा मिलेगा? जिसकी एक्टिव एनर्जी पहले, जिसकी एक्टिव एनर्जी अगर सपोज क्या टिकट फ्री है, क्या टिकट 10 रुपए का है, अब 10 रुपए का टिकट आपने 8 रुपए का कर दिया, क्या कुछ फर्क पड़ा? सबने मूवी देखी नहीं थी, बात समझे? क्योंकि वहां पे तो एक्टिव एनर्जी कम थी, आप टेम्परेचर कम भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल से पहले ही रिएक्शन पार्ट ले रहे। लेकिन जब एक्टिव एनर्जी इसकी ज्यादा थी, वहां पार्टिकल पहले क्या कर रहे थे? कम पार्ट ले रहे थे। लेकिन अब क्या करा? तो अगर आपने वहां पे क्या करा, एक्टिव एनर्जी की 100 है और आपने 80, पहले टिकट 100 रुपए का था, अब 80 कर दी, तो डेफिनेटली आपने क्या करा? कुछ और मॉलिक्यूल्स क्या कर दिए उसमें, ऐड कर दिए। क्लियर है? या ऐसे सोचिए कि टिकट 120 रुपए का था, ठीक है ना, हमारे पास 100 रुपए थे, अब पिताजी है, सबने 20 रुपए सबको पकड़ा दी, सबके पिताजी, तो हम सबके सामने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन यहाँ पे टिकट अगर 10 रुपए का था, ठीक है ना, राइट, तो उससे कोई फर्क नहीं होता, वहां तो हम वैसे भी हम मूवी तो देख ही रहे थे, पिताजी आते या ना आते कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो कहने का क्या मतलब बेटा, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा दैट विल बी मोर सेंसिटिव टू द टेम्परेचर। तो लिखेंगे इस पॉइंट को, लिखेंगे बेटा, the reaction having high active energy are said to be more sensitive for temperature change। तो किस पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, किसका रेट फर्क पड़ेगा ज्यादा? जिसका एक्टिव एनर्जी क्या था, ज्यादा था। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका रेट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या होता है, is more sensitive for the temperature change। क्लियर? तो जो करेक्ट आंसर है बेटा इसका, जो 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 सेकंड, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया था उसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन की एक्टिव एनर्जी ज्यादा थी तो उसका रेट कांस्टेंट क्या करेगा, ज्यादा फर्क पड़ेगा उसके रेट कांस्टेंट। सो K1 डैश क्या करेगा, ज्यादा इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू किसके बेटा, K2 डैश। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। अगर ऐसी क्वेश्चन पूछे फॉर एग्जांपल कि दो रिएक्शन है, दोनों की इसके बारे में एक्टिवेशन एनर्जी सेम कर, रिपीट कर रहा हूं, इस पहले वाले केस में क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, डिफरेंट थी, टेम्परेचर सेम हमने वेरी किया था। लेकिन इस बार क्या केस है कि लेट्स सपोज दोनों की एक्टिव एनर्जी सेम हो जाए, EA1 इक्वल टू क्या हो जाए, EA2 हो जाए, बट पहली रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज, लेट्स सपोज मैंने 300 से 310 किया और दूसरे का किया 400 से 410 कर दिया, किसका रेट इस बार ज्यादा फर्क पड़ेगा, किसका रेट ज्यादा इंक्रीज करेगा, सेम होगा। मैंने क्या किया, इस बार चेंज कर दिया, मैंने क्या किया, Q1 का तो टेम्परेचर चेंज तो दोनों में सेम, दोनों सेम, वो तो रेशियो सेम है ना। तो पहले क्यों कमेंट किया? मैंने उसको देखा 3 बड़ा बता, जब आप लिखते हैं बेटा, ठीक है ना, प्लीज लिखेंगे इसको, एक लाइन और लिखेंगे, इफ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, लिखेंगे केस बी, लिखेंगे केस बी लिखेंगे, लेकिन if two reaction have same activation energy, लिखेंगे केस बी लिखेंगे, if two reaction have same activation energy and if temperature of first reaction increases from, and if temperature of first reaction is increases from 300 to 310 and for second 400 to 410, then whose rate will be high? ये रिलेशन था बेटा, ठीक है, राइट, क्लियर है? तो अगर आप देखें यहाँ पे जो K है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, रेट क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, रेट। तो रेट क्या मतलब क्या, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dln K by dt, तो ये तो क्या हो गया 0 और ये क्या होगा माइनस EA अपॉन R, और ये कितना होगा 1 अपॉन बेटा T स्क्वायर, 1 अपॉन कितना हो गया बेटा T स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो जो रेट है dln K by किसके साथ, टेम्परेचर के साथ चेंज होने का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या गया बेटा, T स्क्वायर। तो जिसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था बेटा
कम था उसके के पे क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या था, हमने रिलेशन लिखा k इक्वल टू a टू द पावर माइनस k अपॉन r थी। जब आपने डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना राइट, तो हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंस किया, ये तो 0 हो गया, माइनस 1 अपॉन t का कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, d ln by dt इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 अपॉन t स्क्वायर। डायरेक्ट पूछ भी सकते बेटा हम ऐसे रिलेशन की एमसीक्यू में t स्क्वायर। अब आप देखिए जिसका टेम्परेचर इनिशियल कम होगा, ठीक है ना, उसका रेट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, k की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है। तो जिसका इनिशियल टेम्परेचर इस बार कम होगा बेटा, ठीक है ना, उसका रेट क्या करेगा, ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर है बेटा? तो आंसर क्या है इस केस में, क्या होगा, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसलिए इनिशियल पे देखेंगे चेंज तो सेम ही होता है, बट इनिशियल कितना है 300, इसका इनिशियल कितना है 400। मैंने तो इसी से देखा था कि ये 300 है, 400 ज्यादा है, वो बोलना है प्रोपोर्शनल कितना है, वो प्लेस लगा दो तो वो ज्यादा ही कोई ये बोलना तो था तो मैं कहा था। तो लेकिन यहाँ पे आंसर लिखेंगे वी फाइंड ग्रेटर चेंज, वी फाइंड ग्रेटर चेंज, वी फाइंड ग्रेटर चेंज फॉर लो टेम्परेचर, वी फाइंड ग्रेटर चेंज फॉर लो टेम्परेचर। ठीक है राइट, रिपीट कर रहा हूं मैं, जब प्लीज दोनों पॉइंट रिपीट कर रहा हूं मैं, जब एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी। याद रखना आएगा ही आएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है ये लास्ट पॉइंट, ठीक है ना। जब दो रिएक्शन है दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अनइक्वल, अनइक्वल है और टेम्परेचर आपकी सेम चेंज इंक्रीज कर रहा है राइट, तो वो उसका रेट ज्यादा होगा जिसके एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसका रेट भी क्या होगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी सेम है तो रेट उसका फर्क पड़ेगा जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। क्लियर है राइट? अगर ऐसी क्वेश्चन पूछना है एमसीक्यू में, कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर, कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पिछले क्वेश्चन में क्या है, कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, और या फोर्थ बोले बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो क्या होगा, कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर किसके लिए एप्लीकेबल पे, अरे क्वेश्चन लिखो, किसके लिए होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए इंट्रामोलिकुलर, तो किसके लिए होगा, बता रहे हैं मैं कि मैंने वापस बोला था फॉर बाइनरी कोलिजन, याद है आपको, तो बायोमोलिकुलर देखा, अब बस सुन रहे हो तो फिर मैंने सुना क्या था आपको याद है, मैंने स्टार्टिंग बोला था कि बाइनरी कोलिजन में 10 टू द पावर 25 टू 10 टू द पावर 28 कोलिजन पर सेकंड क्या इफेक्ट होते हैं। तो दिस मींस कि पूरी जो कोलिजन थ्योरी बता जिसके लिए एप्लीकेबल है बायोमोलिकुलर, A plus B gives AB। सर आज आप जाओ ना मैं ठीक है मैंने सर लाया, ठीक है क्वेश्चन है, ठीक है प्रवीण आ बेटा, ठीक है राइट, प्रवीण बायो की क्लास है बेटा, क्या मैम से बात हुई थी परसों ही थी हम सर क्लास, तो दोबारा बोल भाई, कौन दोबारा बोल ले, दोबारा बोलना प्रवीण, क्या बोला सर कल तो बात नहीं, परसों क्लास लगी थी, बायो की क्लास लगी थी सर परसों। कल बात नहीं हुई थी, परसों हुई आज थी। करने का बेटा मैम से बात है ना, मैम आगे, ठीक है हाँ जी सर, हाँ जी सर, इसकी भी बैटरी खत्म हो गई।